अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। तो चलेंगे जी, आज जो हम एक और चैप्टर डील करेंगे वो है हमारे पास सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ, या दूसरी भाषा के अंदर सेल और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस चैप्टर से आपको फिर से बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वैसे भी ये मानकर चलें ये जो एक चैप्टर है ये बहुत सारे चैप्टर से लिंक होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन क्वेश्चंस की टेंडेंसी हमेशा ये रहेगी कि जो सेल ऑर्गेनेली का पार्ट है वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके पूरे अदर्स चैप्टर्स में आपके पास कहीं ना कहीं बॉटनी के अंदर यूज होते हैं। तो जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, लेकिन हम जल्दी जल्दी पढ़ने की ट्राई करेंगे क्योंकि आज ही के दिन में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें समाप्त करना है। और मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जो बायोलॉजी है उसको कवर करना अभी बाकी है। तो वन शॉट में हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर को डील कर रहे होंगे, दैट इज अ सेल एज अ यूनिट ऑफ अ लाइफ। देखेंगे तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने लिखा है कि जो सेल है आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब इससे क्या समझे, देखिए इसको नॉर्मल भाषा में अगर समझने की ट्राई करें तो चलिए मैं आपको अगर समझाऊं तो एक मिनट के लिए। हाँ, इसको कैसे समझेंगे कि इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माने। देखो मान लेते हैं आपके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो शुरुआत है वो सेल से होती है। सेल बेसिकली आपके पास जब बहुत सारे हो जाते हैं, मीन बाय वो क्लस्टर्स में अरेंज हो गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो एक पहले एक सिंगल सेल था, फिर बहुत सारे सेल हुए। सेल क्यों बहुत सारे हो गए, क्योंकि सेल में आपके पास हो गई माइटोसिस। तो क्वांटिटी ऑफ आपके पास सेल क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और यही क्लस्टर ऑफ सेल आपको क्या बनाकर दे सकते हैं, ये टिश्यूज बनाकर दे सकते हैं। टिश्यूज जब आपके पास इंटीग्रेट हो जाते हैं तो हमें पता है कि क्या मिलता है, दैट इज टिश्यू सिस्टम मिल जाता है। और टिश्यू सिस्टम जब इंटीग्रेट हो जाता है तो आपके पास मिलते हैं हमें ऑर्गन, और ऑर्गन्स जब इंटीग्रेट हो जाते हैं तो बनता है आपके पास एक ऑर्गेनिज्म। अब यहां से क्या समझे जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहूं कि ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में तभी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा जब आपके पास एक पर्टिकुलर सेल अच्छे से फंक्शन करेगा या क्लस्टर ऑफ सेल अच्छे से फंक्शन करेंगे, तो इसका मतलब यही तो है कि नॉर्मली अगर सेल की फंक्शनलिटी सही होगी तो ही ऑर्गेनिज्म ने सही फंक्शन किया। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी भी तरह से समझ लीजिए, लेकिन ये पक्का है कि अगर सेल ने अच्छा फंक्शन किया तो ही एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच में चाहे टिश्यू आता हो, चाहे टिश्यू सिस्टम आता हो, चाहे आपके पास ऑर्गन सिस्टम आती हो, सभी चीजें तभी अच्छी से फंक्शन कर सकती हैं जब सेल अच्छे से फंक्शन करे। अब एक नॉर्मल भाषा के अंदर एक मैं आपको वर्ड बताता हूं, उसका नाम है आपके पास एपोप्टोसिस। वर्ड क्या है, एपोप्टोसिस। अब ये एपोप्टोसिस क्या होती है, ये एपोप्टोसिस है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। अब इसको कैसे समझें, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की फंक्शनैलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल की फंक्शनैलिटी के ऊपर आपके पास चल रही है। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी है, एक कॉमन एग्जांपल में ले लीजिए आरबीसी है, तो नेचर ने इस आरबीसी की शेल्फ लाइफ को पहले से ही बता रखा है कि ये इतने ही दिन सर्वाइव करेगा। तो इसका सर्वाइवल टाइम कितना है, 120 डेज इन अडल्ट्स। तो आपके पास 120 डेज के बाद आरबीसी स्वतः ही आपके पास कहां पर चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं और वहां पर दफना दिए जाते हैं। मीन बाय क्या होगा, 120 दिन की लाइफ साइकिल आपके पास कंप्लीट हुई, आरबीसी को नेचर ने मार दिया और दफना कहां पर दिया, स्प्लीन के अंदर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आरबीसी की काउंटेबिलिटी लगातार रिड्यूस होती रहेगी तो इसका मतलब यह भी तो है कि आपके पास हम ह्यूमन की जो बेसिकली ऑक्सीजनेशन की कैपेबिलिटी है वो भी तो रिड्यूस हो रही है। और ऑक्सीजनेशन की कैपेबिलिटी अगर रिड्यूस होगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। जितना बेसल मेटाबॉलिक रिड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, समय से पहले उसकी डेथ भी हो सकती है। अब सिंपल चीज समझ आई कि ऑर्गेनिज्म की फंक्शनैलिटी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी सेल की फंक्शनैलिटी के ऊपर ही रिलेट करती हुई हमें नजर आती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो आपके पास बेसिकली सेल ही है। अब जरा यहां ध्यान दें क्या लिखा है,
बोलता है कि आपके पास जो सेल की डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट ने की, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, याद करके चलिएगा। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो इस सेल की डिस्कवरी की गई थी ये तो था डेड सेल। ये कैसा सेल था? डेड सेल था, मीन बाय नॉन लिविंग टाइप का सेल था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन लेवनहुक। नॉर्मल भाषा के अंदर हम लेवनहुक ही पढ़ते हैं। लेवनहुक ने हमें सबसे पहले वो सेल डिस्कवर कर दिया था जो लाइव था, लिविंग वाला। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी लेवनहुक ने की है, और जो बेसिकली आपके पास में डेड सेल है जो सबसे पहले आपका डिस्कवर हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने में डिस्कवर कर दिया था। अब देखो, हुक ने जो बेसिकली डिस्कवरी की थी वो किसमें की थी? कॉर्क सेल के अंदर। कॉर्क सेल्स में हुक को बेसिकली आपके पास डेड सेल्स नजर आए थे, ये हमें ध्यान देना है। और एंटोन लेवनहुक ने हमारे पास बेसिकली लाइव सेल को डिस्कवर कर दिया था। अब देखो, ये जो आपके पास सेल है, ये आपके पास आज की डेट में हम नॉर्मली मैग्नीफाई कर अच्छे से देख पाते हैं कि सेल किस तरह से अच्छे से फंक्शन करता है। उसका मेन कारण है माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो। तो स्ट्रक्चरल डिटेल्स सेल के इनसाइड में कि आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं और वो किस तरह से फंक्शन करती हैं, ये सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं। चले अब देखिएगा, नेक्स्ट हिस्सा आता है वो है आपके पास चैप्टर का, दैट इज अ सेल थ्योरी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपके पास वर्ड यूज करूंगा, मॉडर्न सेल थ्योरी है। वर्ड क्या यूज कर देते हैं यहां के लिए, थोड़ा सा रिलेट कर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं कि ये सेल थ्योरी हम कौन से वाली पढ़ रहे हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास नॉर्मली जो सेल थ्योरी दी थी वो दो साइंटिस्ट ने दी। एक का नाम था माल्थियस कैलेडन और दूसरे का नाम था थियोडर शॉन, ठीक है जी। या नॉर्मल भाषा के अंदर शेल्डन एंड शॉन ही हम वर्ड यूज करते हैं। अब देखो, शेल्डन ने आपके पास बेसिकली 1838 में आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म किए? प्लांट के ऊपर। तो प्लांट के अंदर उसने देखा कि आपके पास प्लांट जो है बेसिकली सेल से ही कंपोज हुआ पड़ा है। और दूसरी जगह पर जो आपके पास श्वान थे, उन्होंने 1839 में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे एनिमल सेल्स में। तो उन्होंने क्या देखा? एनिमल सेल जो है उनके बाहर एक थिन आउटर कवरिंग मिल रही थी, जिसको उसने कह दिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा आपके पास उसने क्या देखा? ही ऑल्सो फाउंड दैट एनिमल सेल हैव अ सेल वॉल, सॉरी एनिमल नहीं, सॉरी प्लांट सेल। प्लांट सेल में बेसिकली सेल वॉल उसको नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा देखिएगा, उन्होंने दो चीजों पर काम किया। श्वान ने बेसिकली मेनली जो आपके पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो एनिमल सेल के ऊपर परफॉर्म किए। एनिमल सेल में उन्होंने क्या चीज देखी थी कि आपके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या चीज आपके पास में नोट की थी? वो ये नोट की कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके बाहर भी एक सेल वॉल हमें नजर आती है, जो कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी। तो ये चीज हमें ध्यान करके चलिए। अब देखो, इन दोनों साइंटिस्ट ने आपके पास में इस सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स को आपके पास हमें बताया। अब क्या बताया? जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बनना है, इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दैट इज पर्टिकुलरली अ सेल। फिर से सुनिए, ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास उसका जो पर्टिकुलर उत्पत्ति होती है, या मान कर ये चलिए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपके पास जो है वो सेल ही है। अगर सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं। एक पोस्टुलेट तो ये कहा उन्होंने। दूसरा पोस्टुलेट जो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास तभी अच्छे से फंक्शन कर सकता है जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल जो है वो अच्छे से फंक्शन करते हैं। तो ये दो चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। इसके अलावा एक पोस्टुलेट उनका और था, बाद में जाकर डिस्कार्ड हो गया, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। अब चलिए, आपके पास में जब हम वर्ड यूज करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, तो आपके पास एक पोस्टुलेट ऐड ऑन किया गया, ठीक है जी। और उस पोस्टुलेट की आपके पास एडिशन की गई एक साइंटिस्ट के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम था वर्चाउ। साइंटिस्ट का नाम क्या है? वर्चाउ। अब वर्चाउ ने क्या बोला? एक आपके पास एडिशनल पोस्टुलेट बता दिया। क्या बताया? कि जो नया वाला सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास नॉर्मली आरबीसी की संख्या कम हो रही है, तो क्या आपके पास आरबीसी नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। लेकिन उन आरबीसी को बनाने का जो मेन सेल है वो तो आपकी बोन मैरो में पड़ रखा है, जिसको हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल कहते हैं। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल डिफरेंशिएट होंगे और आरबीसी की वापस से फॉर्मेशन कर देंगे। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल आपको बनते हुए नजर आते हैं। और इसके लिए आपके पास रॉबर्ट वर्चाउ ने एक फ्रेज दी थी, ओमने सेलुले ई सेलुले।
ओमने सेलुले ई सेलुले, दैट इज दी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल आपके पास बनता है। ये रॉबर्ट वर्चाउ की कंट्रीब्यूशन है टू अ सेल थ्योरी, दैट्स व्हाई द सेल थ्योरी इज बीइंग टर्म्ड एज मॉडर्न सेल थ्योरी। याद कर लीजिएगा, ये चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में हमने एक आपके पास में एडिशनल पार्ट लिख दिया जो रुडोल्फ वर्चाउ ने हमें बताया था 1855 में, जहां पर उसने कहा ओमनी सेलुले ई सेलुले। क्लियर हो गया जी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल हमारे पास बनता है। ठीक है, अब चलिएगा आगे की ओर को देखते हैं। अब जरा यहां पर देखो, चाहे कोई भी सेल हो, कोई भी का सेल में, चाहे प्लांट सेल की बारे में बात करूं, चाहे एनिमल सेल के बारे में, चाहे प्रोक्रियोटिक सेल, यूक्रियोटिक सेल, किसी भी तरह के सेल के बारे में बात करूं, तो आपके पास दो चीजें हमेशा सेल के अंदर नजर आएंगी। एक नजर आएगा साइटोप्लाज्म और दूसरी चीज नजर आएगी राइबोसोम। ये पक्की चीज है, ठीक है। एक साइटोप्लाज्म और दूसरा आपके पास राइबोसोम एग्जिस्टेंस में नजर आएंगे ही आएंगे। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या लिखा गया है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसके अंदर आपके पास सेलुलर एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शन जो है वो होती हुई आपको नजर आती है। फिर से देख लीजिएगा, सेलुलर एक्टिविटीज प्लस द केमिकल रिएक्शंस आपको इसी साइटोप्लाज्म में होती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा देखिए क्या लिखता है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो केमिकल एक्टिविटीज या सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, इसी की वजह से आपके पास हम सेल को लिविंग कहते हैं। याद करके चलेगा, लिविंग स्टेट ऑफ अ सेल हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद होता है। अब दूसरी चीज देखिएगा, दूसरा पार्ट आता है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मीन भाई इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए वर्ड क्या लिखा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के इनसाइड में होती है। और ये कहां पर मिल रही है? आपके पास साइटोप्लाज्म के इनसाइड में ही। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास ये राइबोसोम नजर आ सकते हैं। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, राइबोसोम कुछ आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है इनसाइड अ साइटोप्लाज्म जिनमें बेसिकली आपके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये हो गए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कहां पर मिल रहे हैं? या तो आपके पास में क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या तो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर हो गया जी? तो ये चीज हमें ध्यान करके चलिए। तो एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एवरी सेल क्या चीज हुई? एक साइटोप्लाज्म, दूसरे राइबोसोम। क्लियर हो गया जी? अब चलिएगा आगे की ओर को देखते हैं। थोड़े से सेल के बारे में और जानकारी हमें लेनी चाहिए। वो ये है कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट सेल नेचर के अंदर अवेलेबल है उसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या वर्ड यूज करेंगे? दैट इज अ माइकोप्लाज्मा। या इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ दैट इज द प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वर्ड क्या यूज किया? फिर से लिख देता हूं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दिस इज दी स्मॉलेस्ट सेल इन नेचर। नेचर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है या पीपीएलओ है, जिसका साइज आपके पास 0.1 माइक्रोन मीटर है। कितना है जी? 0.1 माइक्रोन मीटर है। क्लियर होना चाहिए। देखिए वहां पर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में आपके पास कुछ ओवल स्ट्रक्चर्स यहां पर दिखाए गए हैं, इसको पीपीएलओ कहा गया और साइज क्या मार्क किया है? 0.1 माइक्रोन मीटर। क्लियर? अब चलिए उसके बाद देखिएगा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल होता है। आइसोलेटेड सिंगल का सेल कौन सा है? वो है आपके पास एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। याद कर लीजिएगा, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ये आपके पास लार्जेस्ट सिंगल सेल आपके पास नेचर के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद आती है लॉन्गेस्ट सेल। कौन से वाला सेल? लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सा है आपके पास? दैट इज द नर्व सेल। न्यूरॉन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है नेचर के अंदर मिलने वाली। क्लियर? उसके बाद देखिएगा, साइज ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली रेंज कर सकती है आपके पास 1 to 2 माइक्रोन मीटर, और जो ह्यूमन आरबीसीज हैं उनकी जो पर्टिकुलर डायामीटर जो होती है वो है 7 माइक्रोन मीटर। ये देखिए कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। फिर से देख ले, स्मॉलेस्ट सेल नेचर में माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा सेल नेचर के अंदर वो है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, सबसे लॉन्गेस्ट है न्यूरॉन या नर्व सेल। आपके पास बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोन मीटर हो सकता है। आरबीसी की जो आपके पास डायामीटर है दैट इज 7 माइक्रोन मीटर के अराउंड में रहती है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलनी है। चलेगा, अब देखिए नॉर्मली नेचर के अंदर दो ही तरह के सेल एग्जिस्टेंस में मिलते हैं। एक आपके पास प्रोक्रियोटिक सेल होते हैं और एक आपके पास यूक्रियोटिक सेल होते हैं। देखिए आपने जब पर्टिकुलरली
प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा होगा, तो इनके बारे में चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से तो चीजें नहीं बता पाऊंगा ये सारी की सारी, क्योंकि हमें सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करना है। तो थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट जहां जहां पर हम समझा पाएंगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास खासियत क्या है, दे हैव, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और लाइंस पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखता है, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली। याद कर लीजिए, आपके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। पहली चीज तो ये नोट करनी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जब यूकैरियोटिक सेल में जाओगे तो न्यूक्लियस के आपके पास में मेम्ब्रेन भी नजर आएगी और ऑर्गेनेलीज में भी मेम्ब्रेन आपको नजर आ सकती है। क्लियर हुआ जी। उसके अलावा देखिएगा, आप क्या प्रोकैरियोटिक जो आपके पास सेल्स होंगे वो कहां कहां है, बैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर दैट इज पीपीएलओ, और उसके बाद आपके पास बेसिकली ये सारी जगह पर आपको ये नजर आएंगे। याद कर लीजिएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज माइकोप्लाज्मा के अंदर, एल्गा के अंदर वो भी कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गा, और आपके बैक्टीरिया में ये बेसिकली नजर आ सकते हैं। क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या लिखता है, जनरली जो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। कैसे हैं, स्मॉलर होते हैं, इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल का जब डिवीजन होता है तो उस समय वो फास्टर रेट पर हो सकता है, क्योंकि सेल बड़ा तो है नहीं है। वैसे नॉर्म ऐसे समझ लो, मान लो एक सेल का साइज इतना है, तो इसको अगर यहां से यहां तक ब्रेक होना होगा तो समय ज्यादा लगेगा। मान लीजिए ये सेल एक आपके पास अवेलेबल, इसका साइज छोटा है, तो इसको ब्रेक करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसीलिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन का जो रेट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास ज्यादा नजर आएगा। इसके अलावा देखिए, सेल का साइज छोटा है, इसीलिए लगातार वो अपनी शेप को वेरी कर सकता है, साइज को वेरी कर सकता है। ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी चाहिए। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप और साइजेस के आपके पास कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल हमें नजर आ सकते हैं। चलिएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कस कर लें, तो बैक्टीरिया के अंदर चार तरह की बेसिक शेप हमें नजर आती है। एक आपके पास रॉड लाइक हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, कॉमा शेप्ड हो सकते हैं, या स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं। यहां पर देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। ये देखिए रॉड लाइक है, सिलिंड्रिकल टाइप नजर आ रहा है, ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो इनको स्फेरिकल बोल दिया। ये आपके पास कॉमा शेप्ड है, ठीक है, कॉमा तो समझ आता ही होगा। यहां देख लो, ये वाला जो विब्रियो दिखा है ये कॉमा है यहां पर लगा हुआ, तो ये कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर हो गए। और यहां पर देखिएगा कुछ हेलिकल टाइप के स्ट्रक्चर, जैसा डीएनए है वैसे कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इसको बोल दिया स्पाइरल। अब देखिए, रॉड लाइक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, स्फेरिकल के लिए यूज करते हैं कोकल टाइप के बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड के लिए विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया, और स्पाइरल के लिए स्पाइरलम टाइप के बैक्टीरिया। एजोस्पिरलम के बारे में तो बहुत कॉमन सुना होगा, वो स्पाइरल टाइप का बेसिकली आपके पास बैक्टीरिया होती है। ये चीज हमें ध्यान करनी है। चलिए जी, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से देखिएगा, यूकैरियोटिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली को अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज आपको कौन कौन सी नजर आ रही हैं, ये देखिए, सबसे पहले आपके पास सेल एनवेलप आएगा, उसके बाद आपके पास मीजोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स आएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। फिर से देख लिए, सेल एनवेलप आएगा, उसके बाद मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर्स होंगे, न्यूक्लियोइड होगा, फ्लैजिला होगा, पिलाई एंड फिम्ब्रे होंगे, राइबोसोम होगी और इंक्लूजन बॉडीज होंगी। ये सारी चीजें हमें एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें नजर आती हैं। क्लियरली, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर के इनसाइड में आपको कहीं भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज कही थी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हमें नजर नहीं आता है। तो देखिए यहां पर ये जो कंटेंट हमें यहां पर मिंगल्ड दिखाया हुआ है, इसको बेसिकली क्या कहा गया, न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियोइड। तो एग्जैक्ट न्यूक्लियस हमें यहां पर नजर नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद हमें एक पर्टिकुलरली सर्कुलर शेप्ड डीएनए नजर आ रहा है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। वर्ड याद है, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं, बायोटेक को पढ़ते हैं, तो वहां पर पढ़ाया जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर टाइप ऑफ अ डीएनए दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक सेल इज बीइंग टर्म्ड एज अ प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड की एक खासियत होती है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की खुद से एक प्रॉपर्टी पहले से ही नेचर ने दे रखी है। क्लियर, लेकिन एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में हमें नजर नहीं आता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है, और यहां से क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी हो सकती है। चले, अब हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल एनवेलप। देखिए,
सेल एनवेलप को अगर आप नॉर्मली देखें तो मैंने डिफरेंट कलर से यहां पर मार्क कर रखा है। तो सेल एनवेलप में तीन चीजें हमें नजर आती है, एक है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड है सेल वॉल और थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से सुन लें, सेल एनवेलप आपके पास एक तरह से ऑर्गेनिज्म की कवरिंग है। अब उस ऑर्गेनिज्म की कवरिंग दैट इज सेल एनवेलप के तीन हिस्से हैं, एक ग्लाइकोकैलिक्स है, एक सेल वॉल है और तीसरी आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर हिस्सा, बीच के हिस्से को हमने सेल वॉल कह दिया और सबसे इनर वाले हिस्से को जो ग्रीन कलर में मैंने यहां दिखाया है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया। क्लियरली याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स आउटर कवरिंग है, ये तो हमें पता लग गया। अब देखिए यहां पर लिखा क्या हुआ है, लिखता है इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। करेगी भाई नॉर्मली, क्यों करेगी जरा ध्यान दीजिए। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बेसिकली आपके पास एक स्लाइमी लेयर होती है। कैसी है, एक स्लाइमी टाइप की लेयर होती है। और आपके पास इस स्लाइमी टाइप की लेयर जो है वो आपके पास अगर स्लाइमी कब हो सकती है, जब किसी भी लेयर की थिकनेस आपके पास कम हो, जितनी पतली लेयर होगी उतना उसका वेवी पैटर्न होगा। अब मान लो थिकनेस बढ़ जाए, तो थिकनेस बढ़ने पर उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का जो रेट होगा वो आपके पास कम हो जाएगा, फ्लूइडिटी आपके पास कम हो जाएगी। इसका मतलब वो थिकर स्ट्रक्चर है। और थिकर स्ट्रक्चर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज अ कैप्सूल। वर्ड ध्यान दीजिएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है या तो थिनर हो या तो थिकर हो। अगर थिनर होगा तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम बेसिकली स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस बढ़ गई होगी तो उसको कैप्सूल वर्ड यूज किया जाता है। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए, क्लियर। चलिएगा, सेल एनवेलप का दूसरा हिस्सा आता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये मिडल लेयर है, हमें मालूम है, और ये सभी के सभी प्रोकैरियोट में हमें नजर आएगी। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को बेसिकली शेप आउट करना। याद करके चलेगा, कहीं भी सेल वॉल होगी तो सेल वॉल का एक फंक्शन हमेशा रहेगा कि किसी सेल की शेप को डिफाइन करने का रोल वही सेल वॉल हमारे पास कर देती है। इसके अलावा देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि सेल वॉल है और किसी भी पर्टिकुलर सेल की वो शेप को डिफाइन कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वही लेयर एक ऐसी लेयर होगी जो उस पर्टिकुलर सेल के इंटीग्रल कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगी। क्योंकि सेल वॉल का नॉर्मल रोल हमने यही पढ़ा हुआ है कि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग की लेयर होती है। आपके पास जितने भी मैकेनिकल शॉक होंगे, केमिकल शॉक्स होते हैं, फिजिकल शॉक्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए सेल वॉल आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियरली याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए सेल के इनसाइड में जो आपका साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट बढ़ जाए, तो कंटेंट बढ़ने पर सेल जो है वो स्वेल करना शुरू करेगा, और उस स्वेलिंग से आपके पास हो भी तो सकता है कि सेल फट जाए। लेकिन सेल बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं सेल वॉल जो है वो रोल प्ले करती हुई हमारे पास नजर आती है। क्लियरली ये याद होनी चाहिए। चलिएगा, सेल एनवेलप का तीसरा हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सबसे इनर लेयर है, और जरा ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या लिखा है, ये सेमी परमिएबल इन नेचर है। अब वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड यूज किया गया है सेमी परमिएबल है। अब इसको कैसे समझे, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, इस मेम्ब्रेन से आपके पास कुछ मॉलिक्यूल आपके पास अंदर आ सकते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल अंदर नहीं आते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि नेचर ने कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने दिया और कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं दिया। अब उसका सिंपलेस्ट कारण है, कारण ये है, अगर हम इस नॉर्मली वर्ड को यूज करते हैं जब सेमी परमिएबल है, तो अब डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में या उसके मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो पोर हैं उनका डायामीटर कितना है। क्या है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पोर्स। पोर का मतलब क्या होता है, छेद। फिर से सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर पोर्स पड़े हुए हैं, उन पोर का एक स्पेसिफिक डायामीटर होगा। अगर उस डाया से कम के मॉलिक्यूल होंगे तो वो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर उस डाया के ज्यादा के मॉलिक्यूल हुए तो आपके पास में एंट्रेंस नहीं मिलेगी। अब देखो इसमें एक नुकसान है। नुकसान क्या है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डायमीटर कम है लेकिन वो सेल के अंदर एंटर कर गया और वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टॉक्सिक हुआ तो सेल को आपके पास इंजरी हो सकती है, सेल को कोई ना कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, और यही सेमी परमिएबिलिटी का नुकसान है। ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है। इसीलिए आपके पास जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में हम मूव कर जाते हैं, वैसे वैसे सेल वॉल जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल को छोड़ दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी कॉम्प्लेक्स नेचर जो है वो बढ़ती जाती है और वो बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है। फिर से सुनना,
नॉर्मली जब हम यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डील करते हैं ना, तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल लिखते हैं, वहां पर सेमी परमिएबल वर्ड यूज नहीं किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अभी तक पूरी तरह से इवोल्यूशन नहीं हुई है, और जब इवोल्यूशन नहीं हुई है तो अभी तक बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनने की स्थिति में है। इसका मतलब क्या हुआ? इमेच्योर टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नजर आ रही है, और उसका नेचर कैसा है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल नेचर से क्या समझे? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो पोर है उसका एक स्पेसिफिक डायामीटर है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाया के मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल का डाया आपके पास अगर मॉलिक्यूल का होगा तो वो तो सेल के अंदर जा सकता है, अगर ज्यादा का हुआ तो नहीं जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का डाया आपके पास कम है, वो सेल में एंट्री ले गया, लेकिन वो मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं सेल को इंजरी कॉज कर सकता है। तो ये एक नुकसान है सेमी परमिएबिलिटी ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें नजर आती है। क्लियर हो गया जी? इवन दो कि जो स्ट्रक्चरल है पार्ट है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो आपको बिल्कुल सिमिलर ही नजर आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता है यूक्रियोट्स के साथ में देखने पर। क्लियर हो गया जी? अब देखिए यहां पर एक वर्ड क्या लिखा गया है, देखो सेल एनवेलप के लिए एक वर्ड क्या लिखा है। देखो सेल एनवेलप को हम देख कैसे सकते हैं, और उसको देखने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। वर्ड क्या यूज किया जाता है? ग्राम। क्रिस्टियन ग्राम नाम के एक आपके पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली इस ग्राम स्टेनिंग के बारे में हमें बताया। क्या बताया जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर डाई है। क्या है? डाई है। मैं ऐसे बता देता हूं, तो डाई एक कलरिंग एजेंट होता है। डाई जो है एक कलरिंग एजेंट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिखा गया है? दो तरह के बैक्टीरिया है, एक आपके ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया और एक लिखा है ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यहां जरा इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को वापिस से देखना, क्या लिखा है? ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया में एक एग्जांपल कोट किया है हमने, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कलर देखिएगा जरा, कलर कैसा आया? दैट इज ब्लू। और जब बेसिकली हम ग्राम नेगेटिव वालों को देख रहे हैं तो कलर कैसा नजर आ रहा है? दैट इज पिंकिश। अब इसका कारण क्या है? कारण है आपके पास जो डाई यूज की जा रही है उसका नाम है बेसिक फ्यूजन। बेसिक फ्यूजन नाम की एक डाई को हम यूज करते हैं, और इस बेसिक फ्यूजन नाम की डाई का जो कलर है वो ब्लू होती है। अगर मान लीजिए सेल एनवेलप ने आपके पास इस डाई को अपने साथ जोड़ लिया तो हम कहेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म की आपके पास ग्राम पॉजिटिव नेचर है। अगर आपके पास ये डाई आपके पास सेल एनवेलप के साथ नहीं चिपक पाई तो हम कहेंगे कि वो ग्राम नेगेटिव है। समझ आई जी? तो इसी तरह से हमने ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दिया कि आपके पास एक ग्राम नेगेटिव होते हैं और एक ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया नजर आते हैं। क्लियर? चलिएगा, ये चीज हो गई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है, वो है आपका मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर। अब जरा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बने हुए स्ट्रक्चर। जरा यहां देखिए, ये आपके पास सेल वॉल है बाहर, और सेल वॉल के इनसाइड में आपके पास क्या लगी होगी? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट कर गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर गई? इन्वेजिनेशन। ये हो गई जी इन्वेजिनेशन। ये अंदर की ओर को आपके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाई, और इसको बेसिकली हमने क्या कह दिया? ये एक मीजोजोम है। अब मीजोजोम जरा ध्यान दीजिएगा, बेसिकली आपके पास यहां पर वर्ड देखिए क्या लिखा है? इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। what it includes basically the vesicles, second is the tubules and third is the lamellae। फिर से सुन लें, जब हम बेसिकली मीजोजोम नाम का वर्ड यूज करते हैं तो वो किसके लिए भी यूज कर सकते हैं? वेसिकल के लिए भी, टिब्यूल्स के लिए भी और लेमिले के लिए भी। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। अब आपके पास ये जो मीजोजोम्स होते हैं जो इस पर्टिकुलरली आपके पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में हमें नजर आ रहे हैं, इनका क्या रोल होता है? अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखता है? मीजोजोम के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिनमें से एक फंक्शन हम याद करके चलेंगे, औरों को एलिमिनेट करने, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। मीजोजोम का पहला फंक्शन देखिए क्या लिखता है? सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाने में मदद कर रहा है। उसके अलावा फॉर डीएनए या क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हमें मदद कर रहा है। थर्ड, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्रोमोसोम टू अ डॉटर सेल में मदद कर रहा है। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो क्या है? फॉर रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन। फॉर रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल यू बेसिकली रिक्वायर द मीजोसोम्स। ये हमें ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा आपके पास क्यों ये पर्टिकुलर मीजोसोम जो है वो आपके पास रेस्पिरेशन या सिक्रीशन का रोल प्ले कर पा रहा है। उसका मेन कारण ये है,
यहां पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ बढ़ गई। नहीं समझ आया? चलो ऐसे समझ लेते हैं। मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन की मुझे लेंथ बढ़ानी हो, तो लेंथ बढ़ाने का तरीका ये है कि मान लो इसको मैं लंबा कर दूं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि इस मेम्ब्रेन की लंबाई बढ़ानी हो तो बीच में से कहीं से आपके पास इस मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो गई, ये तो भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेंथ ही बड़ी है, बस आपको दिख नहीं रही है कि वो बड़ी है। इसलिए हमने क्या कहा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है उसकी वजह से सरफेस एरिया आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ गया, और उसी सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से हमने एक स्ट्रक्चर कह दिया जिसका नाम मीसोजोम रखा। और इसी मीसोजोम में हमारे पास एक टेंडेंसी है कि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आपके पास इसमें होते हैं, इसीलिए रेस्पिरेटरी रोल में हमारी मदद करता है। हमारी नहीं, रादर दो बेसिकली आपके प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है उनकी मदद करेगा। क्लियर हो गया जी? अब चलिएगा आगे की ओर को। अगले देखिएगा, अगले स्ट्रक्चर है दैट इज द क्रोमेटोफोर। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिखा है? पिगमेंट कंटेनिंग है। क्रोमेटोफोर स्पेसिफिकली आपके पास पिगमेंट कंटेनिंग आपके पास में ऑर्गेनेली है जो यहां पर नजर आ रही है। क्लियर? अब जरा ध्यान दो, यहां पर क्या लिखा है? मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोटी है, लेकिन मीजोजोम तो सब में मिलेंगे, क्रोमेटोफोर सब में नहीं मिलेंगे। क्लियर है जी? तो आपके पास क्रोमेटोफोर स्पेसिफिकली किसमें मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर आपको मिल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया में मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको नजर नहीं आएंगे। चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो उसकी जगह पर क्या है आपके पास? न्यूक्लियोइड। वर्ड क्या यूज किया गया? दैट इज अ न्यूक्लियोइड। यहां देखो, ये जो सेंट्रली इंटरमिंगल्ड मास आपको नजर आ रहा है इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब जरा न्यूक्लियोइड को देखिए क्या लिखता है? इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस नेकेड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए है। वर्ड ध्यान दीजिए, कैसा है? कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है, ये कैसी है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। और इसमें क्या नजर आ रहा है? जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए का मतलब समझते हैं? ये वो डीएनए है जो इस सेल का आपके पास सारा का सारा कंट्रोल अपने पास रखता है। जैसे मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के इनसाइड में आपके पास हमारे क्रोमोसोम बड़े होते हैं, उस क्रोमोसोम में जीन होता है। तो उसी तरह से आपके पास ये जो न्यूक्लियोइड है इसमें जीनोमिक डीएनए है, और यही पर्टिकुलर कंट्रोल करेगा उस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल को। ये ध्यान कर चलेगा। अब उसके बाद देखिए क्या लिखता है? Many bacteria have small circular DNA that is a plasmid। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। और प्लाज्मिड की एक टेंडेंसी क्या होती है? इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, और इसी वजह से इस प्लाज्मिड का यूज मैक्सिमली हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है। क्लियर? अब इस प्लाज्मिड की एक इंपॉर्टेंस और है, वो क्या है देखिएगा? इट गिव्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, एग्जांपल द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक टू अ बैक्टीरिया। अगर आपको ध्यान हो ना, जब आपने बायोटेक पढ़ी थी तो बायोटेक पढ़ने पर जब पीबीआर 322 के बारे में पढ़ाया था, याद है? पीबीआर 322 ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज फर्स्ट प्लाज्मिड था। तो वहां पर हमारे पास इस पर्टिकुलरली जो पीबीआर 322 था इसके इनसाइड में मार्कर पढ़ाया गया था, और उस मार्कर में हमें दो बेसिकली मार्कर पढ़ाए थे, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो भैया ये जीन किसमें है? प्लाज्मिड के अंदर मौजूद है। और ये पर्टिकुलर आपके पास फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो स्पेसिफिकली प्लाज्मिड के थ्रू ही लेकर आते हैं, और ये बैक्टीरिया में ही लेकर आते हैं, किसी और में नहीं आएगा। इसीलिए प्लाज्मिड का ये स्पेसिफिक एक कैरेक्टर हमें ध्यान होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट आती है आपके पास, दैट इज अ फ्लैजिला। नेक्स्ट पार्ट इज अ फ्लैजिला। जरा यहां पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान दो। देखिए क्या है, यहां पर आपके पास कुछ स्नेक के आकार की चीज नजर आ रही है। स्नेक तो देखा ही होगा सबने। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इस जगह की ओर को देखेंगे तो डायामीटर ज्यादा है, और इस जगह की ओर को देखेंगे तो डायामीटर कम हो गया। अब उसका कारण क्या है? कारण है, फ्लैजिला को अगर नॉर्मली देखेंगे तो फ्लैजिला को तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया है। पहले कंपोनेंट का नाम है फिलामेंट, उसके बाद आपके पास हुक आती है, और तीसरा आपके पास आती है बेसल बॉडी। फिर से देखें, पहला आपके पास है फिलामेंट, उसके बाद आती है आपके पास दैट इज अ हुक, और थर्ड आती है बेसल बॉडी। अब जी ये कैसे लगा हुआ है, जरा ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब वर्ड पे ध्यान दो। वर्ड है आपके पास फिलामेंट, हुक एंड अ बेसल बॉडी। तो जरा ध्यान दीजिए, फिलामेंट को क्या लिखा गया है? ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है।
वर्ड क्या लिखा गया है? फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये वाला जो हिस्सा है फिलामेंट का, ये कहां जुड़ा है? यहां। फिर से देख लो, वर्ड क्या है? द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो सेल का सरफेस कौन सा है? ये हुआ सेल का सरफेस। यहां से बाहर की ओर को जो चीज आ रही है इसका नाम है फिलामेंट। क्लियर? अब जरा यहां ध्यान दो, ये आपके पास बेसल बॉडी है। अब बेसल बॉडी को अगर देखोगे ना तो कुछ आपके पास में सेमी सर्कुलर टाइप की है, और बीच में जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है? प्रोटीन एक्सपोर्ट अपरेटस है। वर्ड क्या लिखा गया है? प्रोटीन एक्सपोर्ट अपरेटस है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? फ्लैजिला जब आपके पास लगातार वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन की वजह से हमेशा प्रोटीन को एक्सपोर्ट करवाता है। वर्ड ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन को एक्सपोर्ट करवाने का काम फ्लैजिला को नेचर ने दे रखा है। क्लियर हो गया जी? अब देखिए, फ्लैजिला आपके पास एक इंपॉर्टेंट ये भी स्ट्रक्चर है कि जितना ज्यादा ये वाइब्रेट करेगा उतना बेटर आपके पास प्रोक्रियोटिक स्पीशीज जो होंगे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी है, ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। चलिएगा, उसके बाद आते हैं आपके पास में पिलाई एंड फिम्ब्रे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? पिलाई एंड फिम्ब्रे। अच्छा चलो जरा यहां पर नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास यहां वर्ड लिखा हुआ है सेक्स पाइलस। वर्ड क्या यूज किया है? सेक्स पाइलस। और यहां देखिएगा आपके पास वर्ड यूज किया है फिम्ब्रे। देखने में ऑलमोस्ट दोनों चीजें नॉर्मल सी ही नजर आ रही हैं, कोई अंतर तो ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक अंतर है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो पिलाईज हैं इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो गई, और जो आपके फिम्ब्रे हैं उनकी लेंथ जरा आपको कम नजर नहीं आ रही है। तो जरा यहां पर देखिए क्या लिखता है? लिखता है दीज आर सरफेस स्ट्रक्चर दैट हैव नो रोल इन मोटिलिटी। क्योंकि मोटिलिटी में रोल किसका था? फ्लैजिला। ये रहे ना फ्लैजिला, इनका रोल आया था। अब देखिए क्या लिखता है? पिलाई आर इलोंगेटेड tubular structure made of a special protein that is being termed as a pyelin. Made up of a special protein that is being termed as pyelin. याद करके चलिएगा। और इनको सेक्स पिलाई इसलिए बोला गया क्योंकि आपके पास सेल का जो नेचर होगा या तो F पॉजिटिव होगा या वो F नेगेटिव होगा। अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो वहां पर इसके बारे में डिक्टेट किया जाता है, तो वहां पर एक बार वापस से जरूर देख ली, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है तो मैं यहां पर सारी चीजें नहीं कवर अप कर पाऊंगा। क्लियर है? वन शॉट में करना है तो बहुत छोटा सा है। फिम्ब्रे देखिएगा। अब फिम्ब्रे कुछ वर्ड दे रखिए, क्या यूज किया है? आर दे स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर। वर्ड क्या लिखा है? स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स sprouting out of the cell. In some bacteria they help to attach the bacteria to rocks in streams and to the host tissue. अब इसको कैसे समझें? देखो जरा, इस डायग्राम में तो आपको कोई ब्रिसल्स नजर नहीं आ रहे। अब चलो मैं बताता हूं ये क्या चीज है। आपके पास मान लीजिए यही पर्टिकुलरली फिम्ब्रे है, तो फिम्ब्रे हमें क्या नजर आ रहा है? एक पर्टिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। और तो वर्ड क्या यूज किया था जरा याद करिएगा। फिम्ब्रे को लिखा है स्मॉल ब्रिसल लाइक आपके पास फाइबर। ब्रिसल्स का मतलब क्या होता है? आपका घर में टूथब्रश तो होगा, तो जिस हिस्से से आप अपने दांतों को साफ करते हैं उसको ब्रिसल ही तो कहा जाता है। तो आपके टर्मिनल रीजन पे ये क्या बोल रहा है? यहां पर फाइबर लगे हुए हैं ऐसे, जैसे ये है तो मान लीजिए यहां से ये बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहां पर आपके पास ब्रिसल्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, फाइबर्स नजर आ रहे हैं। अब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनिज्म के होने पर आपके पास ऑर्गेनिज्म की किस चीज में मदद कर रहा है? इस ऑर्गेनिज्म को होस्ट सेल के साथ अटैच करवाने में, या आपके पास दूसरा वर्ड यह क्या यूज किया था? बैक्टीरिया को रॉक्स के साथ में आपके पास अटैच करने में मदद करता है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा। अब जब बॉटम पे जाओगे ना आप, मान लीजिए सी वाटर है, सी वाटर के अगर आप धरातल पर चले जाएं वहां पर भी तो रॉक्स होती हैं, उन रॉक्स के सरफेसेस के ऊपर बैक्टीरिया मिलते हैं और बैक्टीरिया वहां पर लगातार अटैच होकर रहते हैं। उसका मेन कारण होता है यही फिम्ब्रेस का होना। तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर हो गया जी? चलेगा, उसके बाद क्या राइबोसोम्स के बारे में। तो देखिएगा राइबोसोम जो है वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोकैरियोट में हमें नजर आ रहे हैं। जरा यहां ध्यान दो, ये राइबोसोम्स है, ये जो रेड रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये कहां पर नजर आ रहे हैं? इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल ही। अब जरा ध्यान दो, इस पर्टिकुलर राइबोसोम जो प्रोकैरियोट के अंदर नजर आता है ये किस टाइप का है? 70S टाइप का। वर्ड क्या यूज करेंगे? 70S type of ribosomes are specifically present inside the prokaryotic cell. Clear?
अब इस 70s राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 30s टाइप की, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो है 50s टाइप की। फिर से देख लो, लार्जर सब यूनिट आपके पास में किस टाइप की है, 50s टाइप की, और स्मॉलर सब यूनिट 30s टाइप की होती है। अब देखिए, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में आपके पास बेसिकली एमआरएनए जो है वो आपके पास चिपकता है जाकर, तभी जाकर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होती है, मीन बाय ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसलिए राइबोसोम का रोल प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करना होगा, ये चीज ध्यान कर चलेगा। यहां पर वही चीज लिखी हुई है, कोई और चीज नहीं लिखी है, क्लियर। और ये जो एस है ना वर्ड, जो एस वर्ड यूज किया है, ये होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो आपके पास मेजर है डेंसिटी एंड साइज का किसी भी मॉलिक्यूल। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।